एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्राचीन इतिहास के श्रृंखला के तहत जो आज और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में जो है लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में विदेशी आक्रमण किस प्रकार से हुआ, भारत में विदेशी आक्रमण के क्रम में कौन कौन पहले आया, और इसी विदेशी आक्रमण के तहत सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण के रूप में देखा जाता है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण भारत में कब हुआ और किस उद्देश्य से हुआ। सिकंदर के आक्रमण के होने से भारत के संदर्भ में क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, आर्थिक परिवर्तन हुए, साथ ही व्यापारिक परिवर्तन भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं सिकंदर के आक्रमण से तहत। और साथ ही सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की तात्कालीन परिस्थितियों का भी ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। भारत की तात्कालीन परिस्थितियां क्या थीं और किस प्रकार से भारत में एक जो है आपसी मतभेदों के साथ जुड़ा हुआ था। कितने प्रकार के गणतंत्र और राजतंत्र थे, उन गणतंत्र और राजतंत्र आपस में क्यों एक दूसरे से मतभेद रखते थे, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि विदेशी आक्रमणों में सबसे पहले जो आक्रमण इतिहासकारों के अनुसार जो प्राप्त हुए, स्रोतों के अनुसार जो जानकारी प्राप्त होती है, हखमनी वंश के जो है शासकों ने सबसे पहले भारत में आक्रमण किया। और इसी आक्रमण के तहत जो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण के रूप में देखा जाता है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण भारत में किस प्रकार हुआ या सिकंदर का आक्रमण जो है किस उद्देश्य के साथ हुआ, तो इसके लिए हमें सिकंदर को सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि आखिर सिकंदर कौन थे, क्या थे, किस उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया, या उनकी विश्व विजेता का जो है आधार क्या था, किस उद्देश्य से उन्होंने जो है भारत को चुना विश्व विजय के श्रृंखला के रूप में। देखिए, सिकंदर इतिहास में सिकंदर का नाम एक बहुत ही रोचक और बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली राजा के रूप में लिया जाता है। सिकंदर को सिकंदर महान भी कहा जाता है। क्यों महान कहा जाता है, तो सबसे पहले सिकंदर के बारे में देखेंगे कि सिकंदर जो है कहाँ से अपने जो है ताल्लुक़ रखता था। जैसे अगर सिकंदर की बात करें तो सिकंदर जो है मकदूनिया की छोटी सी रियासत का जो है शासक था। लेकिन सिकंदर के जो पिता थे उनका नाम था फिलिप द्वितीय सिकंदर के पिता का नाम था। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की मृत्यु के समय सिकंदर की उम्र मात्र 20 वर्ष की थी। सिकंदर की उम्र मात्र 20 वर्ष की थी, लेकिन बचपन से ही सिकंदर प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी के धनी थे। और इसी महत्वाकांक्षा के बल पर इनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा विश्व विजय को जो है विश्व विजय स्थापित करने के लिए हुई। और इसी विश्व विजय के प्लान के तहत, विश्व विजय की योजना के तहत इन्होंने जो है सबसे पहले अपनी सत्ता प्राप्त करने के बाद, 20 वर्ष की उम्र के बाद सत्ता प्राप्त करने के बाद इन्होंने सबसे पहले अपने जो है राज्य को अच्छे तरीके से सैन्य संगठन को मजबूत किया। और सैन्य संगठन को मजबूत करने के बाद इन्होंने भारत का रुख अपनाया। उन्होंने भारत के संदर्भ में देखा और सुना हुआ था कि भारत जो है प्राचीन काल से ही कहीं ना कहीं जो है आर्थिक संसाधनों का केंद्र रहा है, पराक्रमी राजाओं का केंद्र रहा है। तो क्यों ना मैं भारत में जाकर भारत की पराक्रमता का जो है अंदाज़ा लगाऊं, देखूं और वहां को विजित करूं। इस प्रकार की योजना के तहत फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर जो है भारत की ओर रुख करता है। और रुख करने के बाद यह सिकंदर जेट्रोफा मकदूनिया के रेगिस्तानी मार्ग से होता हुआ हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत में प्रवेश करता है। और इसी यात्रा के दौरान जो इसको सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जो युद्ध के रूप में देखा जाता है, इसका जो महत्वपूर्ण युद्ध था वह युद्ध था अरवेला का युद्ध।
अर्वेला का युद्ध। इस युद्ध के बारे में कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है कि अर्वेला का युद्ध कब हुआ था। तो अर्वेला का युद्ध 331 जो ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि हकमनी वंश के शासक दारा तृतीय के साथ हुआ था। हकमनी वंश के शासक दारा तृतीय के साथ हुआ था। फिर से देखेंगे, सिकंदर भारत विजय करने के उद्देश्य से जैसे ही भारत की ओर रुख करता है तो मकदूनिया, रेगिस्तान और बेबीलोन जैसे जो है हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए भारत में प्रवेश करता है। और इसी यात्रा के दौरान वह अर्वेला के युद्ध में 331 ईस्वी में उसका युद्ध जो है दारा तृतीय के साथ होता है और दारा तृतीय को इस युद्ध में दारा तृतीय को हरा देता है और सिकंदर की विजय होती है। और कहीं ना कहीं यही युद्ध भारत की सीमा में प्रवेश करने का आधार बनता है। और इसी युद्ध के बाद जैसे ही सिकंदर भारत में प्रवेश करता है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि भारत की तात्कालीन स्थितियाँ क्या रही होंगी। देखिए, मैं आपको बता दूँ, सिकंदर के आगमन के तहत भारत मुख्यतः जो है कई छोटी छोटी रियासतों में, संगठनों में बटा हुआ था। भारत की स्थिति जिसमें से कुछ जो है राज्य थे जो अपने आप को राजतंत्र मानते थे, और कुछ इतिहासकार जो थे जो अपने आप को गणतंत्र के रूप में जानते थे। कुछ राजतंत्र थे, कुछ गणतंत्र थे। इन दोनों की संयुक्त श्रृंखला जो है इतिहासकारों से प्राप्त होती है कि 28 थी। सिकंदर के आगमन के समय भारत में जो राजतंत्र और गणतंत्र जो संस्थाएं थी, राज्य थे, वो 28 राज्य थे। और इसी 28 राज्यों में आपसी में बहुत ज़्यादा मतभेद था और इसी मतभेद का लाभ सिकंदर को भी प्राप्त हुआ। और इसी मतभेद के तहत उसने सिकंदर जैसे ही भारत में आता है तो वह देखता है कि 28 राज्य आपस में जो है क्या करते हैं, ये आपस में संगठित ना रहते हुए एक दूसरे की आलोचना करते हुए प्रतिस्पर्धा की भावना के तहत एक दूसरे को हराने का प्रयास करते हैं। और इसी हराने के प्रयास के तहत जो है एक राजा, दो शक्तिशाली जो है संगठन थे। एक जो है संगठन था तक्षशिला, एक जो संगठन था तक्षशिला और दूसरा संगठन था जो है पुरु। तक्षशिला का शासक एक राजा हुआ करता था जिसका नाम आम्भी था, जिसका नाम आम्भी था। और पुरु जनपद के जो शासक थे जिसका नाम पोरस था। और इन्हीं संगठनों में से जो सबसे शक्तिशाली शासक, जो हमने पूर्व क्लास में देखा था कि मगध के उत्कर्ष के बाद भारत में जो है वैदरथ वंश आया, फिर आपका जो है हर्यक वंश आया, नांग वंश आया, इसके तहत जो है नंद वंश आया। नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद के समय में ही जो है सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था। और इसी वही जो है मगध का पार्ट भी कहा जाता है। इसमें से देखा गया कि एक जो राजतंत्र और गणतंत्र में से एक तक्षशिला था जिसका शासक आम्भी था, और एक जो है राज्य था पुरु जिसके राजा का नाम पोरस था। यह राजा आम्भी हर हाल में राजा पोरस को हराना चाहता था, क्योंकि राजा पोरस जो है एक स्वाभिमानी पराक्रमी राजा के रूप में इतिहास में अपने आप को स्थापित किए थे। और वर्तमान की स्थिति के अनुसार पोरस का स्वाभिमान भी जो है उस समय काफ़ी प्रतिष्ठित था। और इसी प्रतिष्ठा के कारण राजा आम्भी अपने आप में जो है पोरस को हराने के लिए हर प्रकार के जतन कर रहा था। और इसी प्रयास के तहत जब इसने देखा कि भारत में एक विदेशी राजा जिसका नाम सिकंदर है, वह जो है भारत में विश्व विजय की योजना के तहत भारत पर उसने आक्रमण किया है, राजा आम्भी ने उसको आमंत्रित किया। और आमंत्रित करने के तहत बिना शर्त ही राजा आम्भी की क्या की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। राजा आम्भी की स्वाधीनता स्वीकार करने के बाद जब उन्होंने एक शर्त रखी राजा आम्भी ने
कि मैं आपका जो है स्वाधीनता स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना है, छोटा सा प्रयास करना है, मेरे साथ रहकर राजा पोरस को हराना है। और इसी राजा को पोरस के हराने के लिए सिकंदर ने राजा पोरस के पास अपना एक मंत्री राजदूत भेजा, अपने एक मंत्री को भेजा और राजा पोरस से कहा कि सिकंदर की स्वाधीनता स्वीकार करते हो कि नहीं, सिकंदर की स्वाधीनता स्वीकार करते हो कि नहीं। लेकिन राजा पोरस एक स्वाभिमानी पराक्रमी राजा था, राजा पोरस एक स्वाभिमानी पराक्रमी राजा था और इसी पराक्रम के तहत राजा पोरस ने जो है सिकंदर के राजदूत को अपना एक संदेश भिजवाया कि राजा सिकंदर से कहिए कि अगली मुलाकात रण क्षेत्र में होगी और इसी मुलाकात, इसी रण क्षेत्र के तहत जो राजा सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध होता है, जिसे इतिहास में हम लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं झेलम का युद्ध, जो कि झेलम नदी के तट हुआ था। झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध। इसी झेलम के युद्ध के तहत, इसी झेलम के युद्ध में जो है सिकंदर अपनी भारी घोड़सवार सेना के साथ राजा पोरस जो है का सामना करने के लिए, राजा पोरस का सामना करने के लिए आता है। लेकिन वर्तमान में राजा पोरस की स्थिति भी बहुत ज़्यादा मजबूत थी। राजा पोरस की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होने के कारण, लेकिन वहीं सिकंदर की जो है स्थिति उससे भी ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि राजा पोरस के पास एक संयुक्त संगठन, शक्तिशाली सेना होते हुए भी कहीं ना कहीं जो है झेलम के युद्ध या मौसम के वजह से उसकी सेना में कहीं ना कहीं हलचल पैदा हुई और उसी हलचल का लाभ उठाकर सिकंदर ने आक्रमण किया। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि झेलम के युद्ध के तहत जब जो है भारत में सिकंदर आया, तो सिकंदर जो है व्यास नदी, सिंधु नदी और व्यास नदी को पार करते हुए झेलम नदी के तट पर पहुंचा था। और झेलम नदी के तट पर पहुंचने के लिए और पोरस के साथ युद्ध करने के लिए इसने कई महीने, कहा जाता है कि उसने 1 से 2 महीने बिताए और उचित जो है समय को ध्यान में रखकर वह युद्ध को परिणाम तक पहुंचाने वाला था। कहा जाता है किताबों के माध्यम से, इतिहासकारों के माध्यम से, कि जब सिकंदर और राजा पोरस के मध्य युद्ध छिड़ा होने ही वाला था, तो उस रात भीषण बारिश हुई झेलम नदी के किनारे। एक छोर पर जहां पर सिकंदर की सेना थी, वहीं दूसरे ही तट पर राजा पोरस की सेना थी। और इसी जो है मौसम परिवर्तन और रात्रि का लाभ उठाकर सिकंदर की सेना ने राजा पोरस के ऊपर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध इतना भयानक था कि जो है कि इसके कई दुष्परिणाम भी देखे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो पोरस को भी हुआ, लेकिन वहीं उससे ज़्यादा नुकसान सिकंदर को भी हुआ था, क्योंकि सिकंदर की सेना विजित तो हुई थी परंतु उसकी सेना टूट चुकी थी इस युद्ध के बाद। अगर हम देखें तो इस युद्ध के बाद जो है युद्ध का जो परिणाम आता है वो सिकंदर के पक्ष में आता है, अर्थात झेलम की युद्ध में विजय किसकी होती है? सिकंदर की होती है विजय। जब सिकंदर की विजय होती है तो राजा पोरस को जो है बंदी बनाकर इस युद्ध में सिकंदर के समक्ष पेश किया जाता है। सिकंदर के समक्ष पेश करने के बाद राजा सिकंदर पोरस से एक जो है प्रश्न करता है कि सिकंदर एक प्रश्न करता है कि पोरस अब आपके साथ क्या किया जाए। वहीं यही प्रश्न सुनकर राजा पोरस ओजस्वी जवाब देता है कि जैसा एक राजा रण क्षेत्र में दूसरे राजा के साथ करता है वही मेरे साथ भी किया जाए। इसी ओजस्वी जवाब को सुनकर राजा सिकंदर जो है अत्यधिक प्रभावित हुआ और राजा पोरस को जो है बंदी मुक्त कर दिया और साथ ही अपने कुछ विजित जो राज्य थे उनको भी राजा पोरस को सौंप दिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो है झेलम की युद्ध में
राजा पोरस की हार तो हुई थी, लेकिन वह पोरस की हार न होकर एक जो है संधि के रूप में स्थापित हुई और विजय के रूप में स्थापित हुई, क्योंकि सिकंदर राजा पोरस के ओजस्वी जवाब से अत्यधिक प्रभावित हो गया था। लेकिन इस युद्ध के परिणाम स्वरूप देखा जाता है कि सिकंदर की सेना में काफ़ी ज़्यादा हलचल हुई। सिकंदर की सेना में काफ़ी ज़्यादा हलचल होने के बाद जो है उसकी सेना आपस में टूट गई थी और भारत में और राज्यों को जीतने के लिए सिकंदर का जो प्रयास था वह कुछ और दिन चला। जैसे ही व्यास नदी के तट पर पहुंचते हैं तो सिकंदर की सेना जो है आपस में मतभेद पैदा कर देती है और सिकंदर की सेना मतभेद पैदा करने के बाद जो है भारत के अन्य राज्यों को विजित करने के लिए मना कर देती है, जिससे सिकंदर अत्यधिक दुखी होता है। सिकंदर के प्रयास के अनुसार सिकंदर ने अत्यधिक प्रयास किया कि जो है अपनी सेना को ओजस्वी भाषण के तहत भी किया कि अन्य राज्यों को विजित करने के बाद जो है हम पुनः अपने देश लौट जाएंगे, लेकिन सिकंदर की सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी भारत के और अंदर युद्ध करने के बाद, क्योंकि उनको ये डर था कि जब भारत में प्रवेश करने के दौरान भारत के किनारे स्थित छोटा सा राज्य जो पोरस है इतना शक्तिशाली था, तो अंदर केंद्र में बैठा हुआ जो राज्य होगा वो कितना भी शक्तिशाली कितना बड़ा शक्तिशाली होगा इसका उसको अंदाजा हो गया था। लेकिन मैं बता दूं इसकी सिकंदर की सेना का जो और भी इतिहासकारों के मत अनुसार प्राप्त होता है कि सिकंदर की सेना अगर भारत में अन्य राज्यों को जीतने में अपनी जो है समर्थता नहीं दिखाई उन्होंने, उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो उनका कारण था कि विदेश यानी कि यवन या मकदूनिया से आए हुए उनको काफ़ी दिन हो गए थे, अर्थात वह अपने परिवार से ना मिलने के कारण दुखी थे। दूसरा पॉइंट रूप में ये भी देखा जा सकता है कि सिकंदर की सेना लगातार युद्ध में व्यस्त थी और लगातार युद्ध में व्यस्त होने के कारण भी वह थक चुकी थी। तीसरी पॉइंट के रूप में ये देखा जा सकता है कि सिकंदर की सेना जो है मौसम परिवर्तन होने के कारण अत्यधिक बीमार हो गए थे और इसी वजह से उनका जो है भारत में अन्य राज्यों को जीतने का प्रयास जो है प्रयास नहीं रहा। और इसी के क्रम में हम लोगों ने देखा जब सिकंदर अत्यधिक जो है दुखी हो गया तो उसी दुखी के तहत उन्होंने जो झेलम के युद्ध में जो विजय प्राप्त करी थी और इसी विजय के तहत उन्होंने इसी युद्ध के मैदान में जो है एक नगर की स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि झेलम के युद्ध के बाद या जो है झेलम के युद्ध के बाद सिकंदर ने किस किस नगर की स्थापना करी थी। तो पहला जो नगर था जिसको नेकैया या विजयनगर कहा जाता है, यह जो विजयनगर था झेलम के युद्ध को जीतने के बाद स्थापित किया था। दूसरा जो है नगर था बुकेफिला। यह बुकेफिला जो है सिकंदर का प्रिय घोड़ा था जो कि इस युद्ध में मारा गया था और इसी युद्ध में जो है इसी घोड़ा की याद में अपने प्रिय घोड़े की याद में इन्होंने दो नगर की स्थापना करी थी। अगर क्वेश्चन यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है पोरस के युद्ध के बाद सिकंदर ने कौन कौन से नगर स्थापित करे थे, तो दो नगर स्थापित किए थे, जिसका पहला नगर था नेकैया जिसको विजय नगर के नाम से जाना जाता है। विजयनगर जो है स्थापित किया था राजा पोरस को हराने के बाद। और दूसरा बुकेफिला नाम का नगर था, वह नगर था जिसमें जो है सिकंदर ने अपने प्रिय घोड़े की याद में जो है स्थापित किया था। और इसी दोनों के और साथ ही भारत में युद्ध के दौरान लौटते समय सिकंदर ने जो है 12 वेदिकाएं
भी स्थापित की थी, जो कि स्पष्ट प्रमाण भी प्रदर्शित करती हैं कि 12 वेदिकाओं में जो है क्रिया विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद उसने भारत को छोड़ा था। और भारत को छोड़ते वक्त छोड़ते रास्ते में वह दुखी हो गया और कई सारे छोटे युद्ध भी किए, जिसमें वह बीमार भी हो गया। और बीमार होने के बाद 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में जो है सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। कब, किस प्रकार से हुई थी? बीमार पड़ जाने के कारण हुई थी। सिकंदर भारत के लौटते समय कौन कौन से नगर स्थापित किए थे? निकैया और बुकेफिला नाम के 2 नगर स्थापित किए थे। और भारत की यात्रा को यादगार बनाने के लिए उसने 12 वेदिकाओं का भी निर्माण किया था, जिसकी विधि विधान कर पूजा अर्चना करने के बाद भारत से वापस लौटा था। और लौटते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अब सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में जो है विभिन्न प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, और उसी परिवर्तन के तहत हम लोग देखेंगे कि भारत का एक संगठित राजवंश, जिसको जो है मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है, मौर्य वंश अस्तित्व में आया था। मौर्य वंश के बारे में थोड़ा सा देखें। मौर्य वंश देखिए, मौर्य वंश भारत का ही बहुत ही संगठन प्रथम शक्तिशाली केंद्रीकृत जो है राजवंश था। भारत में अगर देखें कि भारत को एकीकरण सूत्र में बांधने वाला जो पहला राजवंश कौन सा था, तो वह मौर्य वंश था। मौर्य वंश भारत का पहला, इसके बारे में इतिहासकार बोलते हैं कि मौर्य वंश का जो साम्राज्य था उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम पूरे तरीके से था। कहा जाता है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के घोड़े जिस ओर दौड़ जाए वही जो है चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश के साम्राज्य में स्थापित हो जाता है। और देखते हैं इसके क्रम में सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का जो है संस्थापक चंद्रगुप्त था। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त था, संस्थापक चंद्रगुप्त था। मौर्य वंश का जो संस्थापक चंद्रगुप्त था। अब कई प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि चंद्रगुप्त कौन था, चंद्रगुप्त कौन था। देखिए, चंद्रगुप्त के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग जानकारी प्राप्त हुई हैं, लेकिन चंद्रगुप्त के इतिहास को जानने के पूर्व में हम थोड़ा सा देखेंगे कि चंद्रगुप्त को इस स्तर एक पराक्रमी राजा के रूप में जो है बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रतिष्ठित और नंद वंश के जो है साम्राज्य के समय में, नंद वंश के अंतिम समय में या नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के समय में एक महत्वपूर्ण और आचार्य थे, विश्व विख्यात आचार्य थे, जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य था, जिसको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। यह तक्षशिला के आचार्य थे, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो एक कहानी के रूप में देखेंगे, इतिहासकारों के कहानी के अनुसार जो स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है कि चाणक्य तक्षशिला के आचार्य प्रसिद्ध आचार्य थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य होने के बाद वह भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत थे। जब उन्होंने देखा कि भारत का जो है नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, जो कि एक क्रूर व अत्याचारी शासक था, वह जो है भारत में जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं उन पर ना ध्यान देते हुए अपने भोग विलास पर जो है
लिप्त था या व्यस्त था। और इसी के आधार पर जब से कौटिल्य को ये जानकारी प्राप्त हुई कि भारत में कोई विदेशी शासक भारत को विजित करने के लिए भारत में आ रहा है, और इसी जो है शिकायत को लेकर कौटिल्य जो है जाते हैं नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के पास। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के पास, घनानंद के पास जाते हैं, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। जैसे ही घनानंद के पास जाते हैं तो घनानंद की जो है घनानंद अपनी भोग विलासिता पर लिप्त था, और भोग विलासिता लिप्त होने के बाद आचार्य चाणक्य को अपमानित कर कर अपनी सभा से भगा देते हैं। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए सिकंदर जो है इसी अपमान का नंद वंश के घनानंद के द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए कौटिल्य जो है चाणक्य एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जब तक अपनी शिखाओं को नहीं बांधूंगा, जब तक मैं नंद वंश को समाप्त नहीं कर दूंगा और एक शक्तिशाली राजवंश का गठन नहीं करूंगा। और इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वह जो है उनको आधार बनाते हैं चंद्रगुप्त को। तो हमें चंद्रगुप्त के बारे में जानना है कि चंद्रगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त क्या थे, चंद्रगुप्त कैसे आचार्य को मिले, कौटिल्य को मिले, और किस प्रकार से उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, और प्रशिक्षित करने के बाद वह किस प्रकार से जो है आगे बढ़े। देख लें। देखिए चंद्रगुप्त, थोड़ा सा मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त के बारे में अलग अलग जो है स्रोतों के माध्यम से, मुख्य स्रोत जो स्रोत होते हैं उनके बारे में इतिहास को जानने का जो माध्यम होता है वो स्रोत होता है, और स्रोतों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मान लें कि जो पहले स्रोत के रूप में देखें जैन और बौद्ध ग्रंथ, जैन और बौद्ध ग्रंथ। जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त को क्षत्रिय माना गया कि यह क्षत्रिय वंश के थे। जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इनको क्षत्रिय माना गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण आता है वो आता है जैसे विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस से भी इनको जो है एक निम्न कुल का माना गया, मुद्रा राक्षस से भी इनको निम्न कुल का माना गया। वहीं कौटिल्य की अर्थशास्त्र से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और भारत में आए हुए विदेशी यात्री जो मैगस्थनीज थे उनकी जो रचना थी इंडिका के माध्यम से भी चंद्रगुप्त के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। ये कहा जा सकता है कि जो भारत में स्थापित स्रोत थे, भारत से जो स्रोत प्राप्त हुए, चाहे वो जैन ग्रंथ हो, दीपवंश, महावंश हो, या मुद्रा राक्षस हो, या अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पहली राजनीतिक रचना जो है अर्थशास्त्र हो, या फिर मैगस्थनीज की इंडिका हो, इन सभी स्रोतों के माध्यम से चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि क्षत्रिय किस ग्रंथ में माना गया, तो जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्षत्रिय माना गया, जबकि मुद्रा राक्षस और इंडिका जो कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार मुद्रा राक्षस को, चंद्रगुप्त को एक निम्न कुल का माना गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको हल कर सकते हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त एक भारत में आए हुए, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त जो है मौर्य, इसके पीछे जो है जो मौर्य शब्द जो जुड़ा है, ये मौर्य कैसे बना, तो भारत में प्रचलित एक प्राचीन जनजाति थी मौर्य, और वह मोरों का पालन करती थी। उन्हीं मोरों के पालन के तहत ही चंद्रगुप्त के पीछे मौर्य शब्द जुड़ा, और इसी मौर्य शब्द को जोड़ने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए, और चंद्रगुप्त मौर्य कहलाने के बाद इन्होंने कई प्रकार के जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय विस्तार के लिए काम करे। लेकिन इसके बचपन के बारे में कहा जाता है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देखेंगे कि घनानंद के द्वारा अपमानित किए गए कौटिल्य,
जब रास्ते पर जा रहे थे तो रास्ते पर जाते जाते उन्होंने कुछ बच्चों का खेल देखा, जिसमें से एक बच्चा टीले पर बैठकर अन्य छोटे बच्चों को जो है उपदेश दे रहे थे खेल के माध्यम से। उस टीले पर बैठे हुए बच्चों से अत्यधिक प्रभावित हुए आचार्य चाणक्य, और चाणक्य ने ये देखा कि बच्चा इस छोटी सी उम्र में जो है नीति निर्देश जो है जैसे सिद्धांत को बच्चों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसी से अत्यधिक प्रभावित हुए और उसे वही बच्चा आगे चल के जो है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो टीले पर उपदेश देने का जो खेल जाना जाता है, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के द्वारा बचपन में खेले गया जो खेल था उसका नाम राजकीलम था। राजकीलम कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि बचपन में चंद्रगुप्त जो के द्वारा खेला गया जो बचपन का जो खेल था उसका नाम क्या था, तो राजकीलम था। इसी राजकीलम से कौटिल्य अत्यधिक प्रभावित हुए और इसी जो है खेल को देखकर, जो कि चरवाहे के रूप में देखा गया, तो कई इतिहास इनको चरवाहा भी मानते हैं, इसीलिए इतिहासकार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन परिचय के बारे में अलग अलग मत है। मैं फिर से बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में इतिहासकारों का मतभेद है। कोई उन्हें उच्च जाति का कहता है, कोई उन्हें निम्न कुल का कहता है, कोई उन्हें पशु चारा कहता है, वो पशु चराने वाला कहता है, और या फिर कुछ लोग जो है उन्हें वैश्य समाज का भी कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो है चंद्रगुप्त के द्वारा बचपन में खेले गए इस खेल को राजकीलम से प्रभावित हुए थे आचार्य कौटिल्य, और इनको प्रशिक्षित किया गया था। और प्रशिक्षित करने के बाद इन्होंने जो है साम्राज्य विस्तार के लिए कई प्रकार के युद्ध लड़े थे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध देखा गया है, सबसे जो महत्वपूर्ण युद्ध था, पहला युद्ध इनका जो देखा गया, पहला युद्ध था कौन सा, सिंध क्षेत्र को इन्होंने जीता, जो कि लगभग 317 ईसा पूर्व के मध्य जीता। दूसरा जो युद्ध इनका जो देखा गया है, दूसरा युद्ध था वितिस्ता का युद्ध। वितिस्ता या यूं कहें सेल्यूकस का युद्ध, जो कि सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था। पश्चिमी भारत में इन्होंने कई प्रकार के युद्धों को जीता और संपूर्ण भारत में अपना विस्तार किया। तो अगली क्लास में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का विस्तार किस प्रकार से किया था। चैनल को सब्सक्राइब, क्लास से कई प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को फंसेंगे, ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा और पेन से नोट भी करिएगा। आप जो है पाएंगे कि आपके जो क्वेश्चन है बहुत जल्दी हल होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।